आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज देखने जा रहे हैं हम लोग सबसे अच्छा टॉपिक है। देखिए, आपको थंबनेल लेके समझ गया, मजेदार वीडियो होने वाला। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है वो भी क्लियर हो जाएगा। ए टू जेड इसमें मिलेगा। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये नोट देख लीजिए। शुरू स्टार्ट करते हैं। अम्ल जो है, अम्ल इसको एसिड बोलते हैं। लैटिन शब्द से बना है, ठीक है ना। लैटिन शब्द से बना है। लैटिन शब्द किससे? एसिडस से बना है। एसिडस का मतलब होता है खट्टा। एग्जाम पहले पूछेगा एसिड शब्द आपका कौन भाषा का शब्द है, तो बोलिएगा लैटिन भाषा शब्द से बना गया है। इससे बनाया गया है एसिडस से। एसिडस का अर्थ क्या होता है? इसी में 4 क्वेश्चन हो गया। एसिडस का मतलब खट्टा। आर्हेनियस महोदय के अनुसार, ठीक है ना, आर्हेनियस महोदय के अनुसार ये बोलते हैं क्या, देखिए, अम्ल जो है पानी में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, ठीक है। पानी में घुलकर कौन आयन प्रदान करेगा? H+ वाला, हाइड्रोजन प्लस वाला आयन प्रदान करेगा। इसका जो pH मान होता है तो वो क्या होता है? 7 से कम होता है, ठीक है ना। और इसका स्वाद क्या होता है? खट्टा। एक संक्षारक या क्षयकारी प्रवृत्ति होती है। संक्षारक और क्षयकारी प्रवृत्ति क्या होता है? देखिए, इसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। 4 वीडियो लगेगा और आपका मस्त हो जाएगा इस टॉपिक में। आपका देखिए, मिट्टी, पत्थर, धातु, चमड़ा को नष्ट कर देता है, ठीक है ना। जैसे ताजमहल में अम्ल वर्षा हो रहा है तो उससे भी क्या हो रहा है? तो नष्ट हो रहा है। धातु जो है ना, जो धातु है, धातु से भी क्या कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो है अम्ल है, उसका प्रभाव क्या होता है? अम्ल का प्रभाव देखिए, हल्दी और लाल लिटमस पे ना इसका कोई प्रभाव नहीं होता। अगर हल्दी पे दीजिएगा अम्ल और या लाल लिटमस पे दीजिए, इस पे कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए, लाल लिटमस को जो है ना, लाल लिटमस को क्या कर देगा? सॉरी, नीले लिटमस को लाल कर देगा, ठीक है ना। ये एक सूचक है, जिसे पता चला क्या? अम्ल है। सूचक क्या होता है? जिससे पता चले कि अम्ल है या क्षार है, ठीक है। मेथिल ऑरेंज को भी क्या करता है? लाल कर देता है। यहाँ के कुछ अम्ल का नाम देखिए। HI मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे प्रबल में, जो सबसे ताकतवर में जो आता है ये आता है, ठीक है ना। दूसरा नंबर कौन आता है? HBr, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, ठीक है ना। तीसरा नंबर पे आता है जो हम लोग पहचान जानते ही, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस सब के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। नाइट्रिक जो अम्ल है उसको क्वीन ऑफ एसिड कहते हैं, ठीक है ना। एसिड की महारानी, ठीक है। अब देखिए, H2SO4 है जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो किंग ऑफ एसिड कहते हैं, ठीक है। CH3OOH एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। सबसे पावरफुल अगर है सिविल वाइज सजाने में, 1 नंबर इसको दीजिए, 2 नंबर इसको, तीसरा नंबर हम लोग का ये होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। अब देखिए, फ्लोरो एंटीमोनिक अम्ल जो है सबसे प्रबल अम्ल होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? सबसे प्रबल अम्ल होता है। और देखिए, पर ऑक्सी एसिटिक अम्ल जो है, ये कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। सबसे दुर्बल अम्ल बोलेंगे पर ऑक्सी एसिटिक अम्ल, और सबसे प्रबल अम्ल बोलेंगे फ्लूरो एंटीमोनिक अम्ल। अब देखिए, ब्रॉन्स्टेड लोरी के अनुसार, ये एक वैज्ञानिक है, ब्रॉन्स्टेड लोरी के अनुसार है, एसिड जो है ना प्रोटॉन को क्या करता है? डोनर देता है। डोनर मतलब डोन करता है, मतलब डोनर है, डोनर, ठीक है। डोनर मतलब दूसरा को देता है, ठीक है ना, प्रोटॉन को। और एक नाम है लेविस। लेविस जो है ना, लेविस ने कहा है एसिड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, मतलब ग्रहण करता है। अधातु के ऑक्साइड जो होता है अम्लीय होता है। ये 2 साइंटिस्ट का नाम देख लीजिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा, कम ही जगह पर मिलेगा। 2 साइंटिस्ट का नाम देख लीजिएगा। चलिए, आपको कुछ ये एनसीईआरटी और एडवांस नोट दोनों से मिला हुआ है, जो आपके जनरल एग्जाम में पूछा जाता है, वो सवाल इसमें कवर हो जाएगा। देखिए, अम्ल प्रबल या अम्ल दुर्बल कैसे है, कैसे जानते हैं? अम्ल के जलीय विलयन में
अम्ल के द्वारा प्रदत्त H+ हाइड्रोजन आयनों की मात्रा से उसकी अम्लता का शक्ति का निर्धारण कर। शक्ति मतलब कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल नहीं है। तो ये अम्ल दो प्रकार का होता है, प्रबल अम्ल, एग्जाम में बहुत भर भर के क्वेश्चन आता है, और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल किसको कहेंगे तो वो देखते हैं। वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित हो जाए तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। मतलब पूर्णतः आयनित हो जाएगा और क्या होगा, हाइड्रोजन आयन देगा। जैसे पहला आप लोग पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये प्रबल अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल है, ये भी प्रबल अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये भी प्रबल अम्ल है। आप देखिए दुर्बल अम्ल, वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से ही आयनित होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और ये कौन है, बोरिक अम्ल। ठीक है ना, एंटीसेप्टिक में इस्तेमाल करते हैं इसको। ये होगा प्रबल और दुर्बल, ये दोनों बहुत बार पूछता है। और एक दो कॉन्सेप्ट आता है, एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है, सांद्र तनु अम्ल। ठीक है ना, सांद्र और तनु अम्ल किसको कहेंगे, जब विलयन में अम्ल की मात्रा, मतलब अम्ल की अधिक मात्रा उपस्थित हो, बहुत अधिक मात्रा हो तो वो सांद्र कहेंगे। तनु किसे कहेंगे, जब विलयन में अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत क्या हो, कम हो। ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे हम लोग, तनु। अब देखिए जो तनु होता है उसमें जल की मात्रा अधिक से अधिक रहता है, क्योंकि अम्ल कम है तो जल की मात्रा अधिक तो रहेगा ही ना। जल की मात्रा कम से मतलब मात्रा कम से कम रहता है इसमें। देखिए इसमें कुछ कुछ दिया, सांद्र अम्ल का दिया हुआ आपको, एसिटिक अम्ल है, शुद्ध रूप से पाया जाता है सब, HNO3 H2SO4, ये दो चार को जला देता है। अगर डायरेक्ट डाल देंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको डाल देंगे तो दो चार को जला देगा। चलिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस के लिए आप लोग थोड़ा देर टेस्ट के लिए ये देंगे, उसके बाद तो आपको थोड़ा एडवांस बताएंगे फिर। देखिए यहाँ पे रासायनिक सूचक क्या होता है। देखिए रासायनिक सूचक क्या, कुछ रंजकों रंग में परिवर्तन, अम्ल या भस्म में ये बताएगा तो क्या होगा, रासायनिक सूचक है। ठीक है ना, एक लिटमस हम लोग जानते हैं, लिटमस जो थैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन के पौधे से निकाला गया है, गुलाबी रंग का उदासीन अर्क होता है। ठीक है ना, पहले याद के कलर कैसा था, गुलाबी रंग का उदासीन होता है, मतलब अम्ल भर डालेंगे तो उसके बाद पता चलेगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे आप लोग जैसे पता ही होगा, संतरा, नींबू का रस, कच्चे अंगूर, खट्टे फल। ठीक है ना, तो जो खट्टे फल होगा ना उसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला आता है C6H8O7। ठीक है ना, देखिए इसका इस्तेमाल बहुत जगह करते हैं। खट्टा फल में पाया जाता है कौन सा, सिट्रिक अम्ल, याद रखिएगा। इसका बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्लड बैंक जो होता है ना, जहाँ खून रखा जाता है, वहां पे रक्त को थक्का रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, रक्त का थक्का नहीं बने। ये जो इसका मतलब स्वास्थ्य के लिए थोड़ा हानिकारक, की मतलब मानिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं, मतलब इसको इस्तेमाल करें स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए नहीं करते, खाली स्वाद और फ्लेवर के लिए करते हैं। देखिए सेब, पका पका केला, गाजर, चने का पत्ता, इसमें मैलिक अम्ल, सेब आएगा तो कौन मारेंगे, मैलिक अम्ल मारेंगे। ठीक है, अब देखिए इमली, इमली बहुत लोगों का फेवरेट रहता है, खासकर लड़कियों का, जो होता है टार्टरिक अम्ल होता है। कौन अम्ल होता है, इसको रट लीजिए, टार्टरिक अम्ल होता है, खास बहुत है। अभी देखिए अब मैं आपको क्या क्या बताऊँ इसमें। देखिए पहला यहाँ पे है कच्चे अंगूर, कच्चे आम, कच्चे केला, कच्चे एवोकाडो, जितना कच्चा है ना उसमें पाया जाता है ये टार्टरिक अम्ल। देखिए बेकिंग सोडा बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल मिलाएंगे तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक है ना, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। और देखिए सिरका का जो इस्तेमाल होता है एसिटिक अम्ल में होता है। सिरका इस्तेमाल क्या होता है, ये आपका अभी एक्सरसाइज करा, इसके आगे आपको थोड़ा हाई मिलेगा। दही जो है, लैक्टिक अम्ल पैदा दही में ही नहीं खाई लगते एम्प्लॉयड, छाछ में, पनीर में, दूध में थोड़ा अपवाद, लेकिन तब भी पाया जाता है थोड़ा थोड़ा। और मांसपेशी जो अब ज्यादा थकावट के लिए अनॉक्सी शोषण होने लगता है, पैर में जो दर्द होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण था। टमाटर में मुख्य रूप से 10 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, उसमें से जो ऑक्जेलिक अम्ल है प्रमुख है, इसमें जो पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल है। ठीक है ना, आप लोग पता ही हम लोग का अमाशय में रस पाया जाता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है ना,
और चाय में क्या होता है, टैनिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, C6H8O6। यहाँ देखिए ये फॉर्मूला है, और ऊपर आते हैं अभी सिट्रिक अम्ल में, देखिए वहाँ 7 लगा दीजिएगा तो हो जाएगा। यहाँ यहाँ देख, यहाँ खाली 7 लगाना आपको, वहाँ 6 लगाना, तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला भी थोड़ा ध्यान दीजिए, एग्जाम में आजकल इस एग्जाम की प्रवृत्ति थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुकी है। क्रेब्स चक्र में भी जो साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं, क्रेब्स चक्र कहते हैं, साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं, ठीक है। मेलिक अम्ल जो होता है, मेलिक अम्ल होता है, इसको पॉलीमर या बहुलक बनाने में करते हैं। आइसोमर जो है फ्यूमेरिक अम्ल में करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ब्यूटरिक एसिड जो है, ब्यूटरिक एसिड जो है मक्खन, सुगंध, और जो इसका जो सबसे रेसिडेंट है ना, रेसिडेंट मतलब जो है खराब बटर है, उसको मछली पकड़ने में उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आपका थोड़ा हाई लेवल का आना स्टार्ट हुआ यहाँ से, वो थोड़ा आप लोग के लिए एक्सरसाइज था, कल आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में थक गए होंगे। अब देखिए ये आपका है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मानव अमाशय मतलब पेट में भोजन को सड़ने से बचाता है और अम्लता माध्यम देता है भोजन को। अम्लराज निर्माण में सहायक होता है। डाई, दवा, पेंट उत्पादन में सहायक होता है। देखिए ये जो है ना अम्लराज निर्माण में सहायक होता है। अम्लराज निर्माण अभी तो आगे थोड़ा बताएंगे, फिर एक दो बता देते हैं। डाई, दवा, पेंट उत्पादन में भी सहायक होता है, ठीक है ना। नाइट्रिक अम्ल HNO3 तो बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल जो होता है ये भी अम्ल राज निर्माण में सहायक हो मदद करता है, उर्वरक के निर्माण में भी, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट ये फोटोग्राफी में मदद करता है, रील की धुलाई में, ठीक है ना। विस्फोटक बनाने में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, TNP, TNG। सोना, धातु, साफ, चांदी ये सब करने में। अब देखिए जिसके बारे में तभी से मैं बता रहा था, एक्वारेजिया जो हम लोग अम्लराज कहते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको रॉयल वाटर, रीगल वाटर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इसमें पाया जाता है, मैंने बताया था ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक क्या बताया था अभी, यहाँ पे देखिए नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। ये जो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, इसका अनुपात क्या होता है, 3:1 में पाया जाता है। बफर सॉल्यूशन होता है जिसका pH मान स्थिर होता है। देखिए धुआंधार विलयन, ताजा अम्ल रंगीन होता है, ठीक है ना। और स्वर्णकारों द्वारा जो आभूषण बनाते समय इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए सोना, प्लेटिनियम, निकिल, टंगस्टन, मरकरी पूरी तरह घोला जा सकता है। जो है एक्वारिजिया जो है या अम्लराज जो है इसमें पूरी तरह घुल जाएगा। चांदी, इरिडियम, टाइटेनियम मतलब इसमें नहीं मतलब गला नहीं पाता है, ठीक है ना। ये अम्लराज कुछ सेकंड में ही पीला, नारंगी, लाल रंग का प्रदान करते हैं। जब यह नाइट्रोसिल क्लोराइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहते होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल आपको बताया टमाटर तो याद रखिएगा, पालक में भी होता है और सोरेल ट्री में भी होता है। सोरेल ट्री पाया जाता है, उसमें भी पाया जाता है। ये जो ऑक्जेलिक अम्ल में खासियत होता है, दाग धब्बा छुड़ाने में काम आता है। क्लीनिंग और ब्लीचिंग का इसमें गुण पाया जाता है। बेंजोइक एसिड क्या होता है, खाद्य परिरक्षण में काम आता है, परफ्यूम, दवा बनाने में। मात्रा अगर ज्यादा हो गया बेंजोइक का तो भोजन काला रंग का हो जाएगा, ठीक है ना। रंगीन फल, सब्जी परिरक्षण का कार्य, परिरक्षण मतलब उसको सेफ्टी में काम आता है। आप लोग पता होगा चींटी में होता है फॉर्मिक अम्ल जो पाया जाता है HCOOH, है ना। साधारण क्या कार्बोक्जिलिक अम्ल जो बोलते हैं हम लोग इसको, चींटी या लाल चींटी डंक में, इतना ही जानते हैं आप लोग, ठीक है। मधुमक्खी में पाया जाता है, तितैया में पाया जाता है, ठीक है ना।
वाष्प वाष्प में पैदा बिच्छू में पाया जाता है। पेपर रबर उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है। फल को मतलब बचाने में भी किया जाता है, परिरक्षण में भी किया जाता है। बैक्टीरिया से क्या करता है, हम लोग को बचाता भी है। ग्लूटामीन जो एसिड है बेसिक अमीनो अम्ल प्रोटीन के जैविक संरक्षण में न्यूरोट्रांसमीटर दिमाग के लिए भी किया जाता है। ग्लूमेटिक अम्ल का सोडियम लवण मोनोसोडियम ग्लूटूमेट MCG जो सूप चाइनीज फूड प्रसंस्कृत मांस में विभिन्न फ्लेवर बढ़ाता है, जो स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक है, एनीमिया से संबंधित भी है। आप देखिए यहाँ पे जो है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ना, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो है इसका एक फॉर्मूला ये हुआ, एक फॉर्मूला ये हुआ H3PO4 3 को कहते हैं फास्फोरक अम्ल कहते हैं ना, फास्फोरस अम्ल कहते हैं। ये ठंडे पेय पदार्थों में कड़वे और कड़वा फ्लेवर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। साबुन का अगर देखिए तो कड़वा तो रहेगा। डिटर्जेंट टूथपेस्ट इत्यादि में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फर जो है सल्फेट जो है एल्युमिनियम सल्फेट H3PO4 जो है को मिलाकर क्या बनाया जाता है, अग्निरोधी कपड़ा बनाया जाता है। ये दोनों को मिला क्या बनाया जाता है, अग्निरोधी कपड़ा बनाया जाता है। तो टैनिक एसिड जो है रंगहीन और पीला पदार्थ है, जो सब्जी फल काटने पर भूरा रंग हो जाता है। सब्जी फल काटेंगे तो भूरा रंग चाय की पत्ती में पाया जाता है। ओंक वृक्ष में पाया जाता है। चेस्टनट एक फल है, चेस्टनट उसमें पाया जाता है। कलियों में मौजूद अम्ल में पाया जाता है ना, उसका जो कली है उसमें पाया जाता है। हेनोटैनिक जो है एसिड जो है प्राकृतिक मेहंदी में पाया जाता है, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। 4 से 6% कहीं लिखा रहता है, 3 से 4%, तो वो बदलते रहता है। एग्जाम में कैसा पूछा रहा है उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। पेंजेंट गंध पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें अचार संरक्षण में किया जाता है। कैंसर उपचार में भी रेशम रेयन इत्र इस सब में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एसिटिक अम्ल का, ठीक है ना। यूरोसिक एसिड जो है सरसों के तेल में पाया जाता है, ठीक है ना। और रेपेस्ट ऑयल से बायोडीजल का उपयोग बायोडीजल में भी बनाया जाता है, ठीक है। इससे एक बोरिक एसिड जो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगी है, आंखों की धुलाई में काम आता है, मतलब बैक्टीरिया बचाता है, कवक से बचाता है, ठीक है ना, जो हानिकारक कवक है। और हम लोग आखिरी बच गया है, उसके बाद आपको इसको पार्ट वाइज मिलेगा आपको। ये पहला पार्ट है, आपको उसके तरह दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 4 पार्ट में आपको एसिड में खत्म कर दूंगा, एसिड बेस और सॉल्ट। और इसमें आपको एक पे एक मिलेगा। उसके बाद आप इस क्वेश्चन आप जाके देख लीजिएगा एक बार और अपना नोट से आपको मिला लीजिएगा। और इसमें सब यूजफुल डाटा है। आप बोलिएगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी इसका ये शेयर कर दूंगा। पर पिरान्हा सोल्यूशन जो होता है, पिरान्हा सोल्यूशन जो होता है, इसका देखिए पीएच मान कितना, मतलब इसका अनुपात 3:1 में पाया जाता है, 4 इसमें 7:1 में पाया जाता है। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 और H2O2 जो होता है हाइड्रोजन परऑक्सीड होता है, ठीक है ना। जो विलयन होता है धातु साफ शोधन करने भी किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताएं। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो नीचे अपना कमेंट में अपना बहुमूल्य विचार शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में आपको। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज देखने जा रहे हैं दूसरा पार्ट उसका। देखिए क्षार, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं बेस। अर्हेनियस के नियम के अनुसार क्षार को पानी में घोलने पर OH निगेटिव आयन प्रदान करता है, ठीक है ना, तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है।
और उसमें अम्ल में कौन देता था, H प्लस आयन देता है, इसमें कौन देगा, आयन माइनस आयन देगा। स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। और पीएच मान कितना, 7 से अधिक। इसका धातु का जो ऑक्साइड होता है ना, इसका क्षार का, वो होता है भस्म या क्षार बोलिए, ठीक है ना। अब देखिए कुछ नोट, बेस जो होता है अगर पानी में सॉल्युबल मतलब घुलनशील है तो एल्कली बोलते, ठीक है ना, एल्कली बोलेंगे। और पानी में सॉल्युबल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। आपको मैंने बताया था प्रभाव, ठीक है, क्षार का आप देखिए प्रभाव क्या है, संक्षारक प्रवृत्ति होता है। मिट्टी, खनिज, वायु में रह के क्या होता है, नष्ट हो सकता है तो उसको संक्षारक प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, लाल लिटमस को नीला रंग प्रदान करता है, हल्दी को भी क्या करेगा, लाल रंग प्रदान करेगा, मेथिल ऑरेंज को पीला रंग प्रदान करेगा। अब देखिए इसका उदाहरण देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये प्रबल क्षार है, ठीक है ना, प्रबल क्षार है। इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा या लाई बोलते हैं, ठीक है ना, कास्टिक सोडा या लाई। इसको इस्तेमाल करते हैं साबुन में, पेट्रोल में और प्लास्टिक में। अब देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या था हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। खाली OH देखिए, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, ठीक है ना, OH होगा KOH, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास। देखिए साबुन, इसको साबुन बनाने, इसको भी होता है शैम्पू बनाने में भी, कपास उद्योग में भी, इलेक्ट्रोप्लास्टिक में होता है, ये भी प्रबल क्षार है, ठीक है। प्रबल क्षार दुर्बल क्षार क्या होता है आगे पता आपको चल जाएगा। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, देखिए सब में OH लगा हुआ है, इस सब में दिख रहा है। ये देखिए ये सीमेंट उद्योग में इसका काम करते हैं, ये भी प्रबल क्षार है, सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा। बाइट, आप लोग बाइट लेते होंगे, एक मतलब डेयरी मिल्क का बाइट लेते हैं ना, तो उसको बाइट बोलते हैं, इसे याद रखिए, खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक ना, और कार्बोनेट होगा धोने का सोडा, ठीक है। यहाँ याद रखिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये कमजोर क्षार है और खाने का सोडा है, और इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। केक में इस्तेमाल करते हैं, बेकरी उद्योग में। एंटासिड क्या होता है, ये एंटासिड में इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट। एंटासिड होता है पेट में अम्लता को दूर करने के लिए, ठीक है ना, पेट में जो गैस टाइप का बनता है ना तो उसको दूर करने के लिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, MgOH2, ठीक है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, एग्जाम पूछेगा तो ये बोलेगा, ठीक है ना, MgOH2, ठीक है ना। देखिए अमीनोइम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है ना, अमोनिया वाटर, तो इसको डिटर्जेंट बनाने में, उर्वरक, विस्फोटक, फाइबर बनाने में, ये कमजोर क्षार है ये भी। अब देखिए प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म में अंतर क्या है। वे भस्म जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनिक होकर काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। OH निगेटिव है ना, बहुत ज्यादा प्रदान करेगा, उसको प्रबल कहेंगे, ठीक ना। सिर्फ आपको उसमें बताए थे अम्ल क्षार में भी, सिर्फ आंशिक रूप से, अगर भस्म है जलीय विलयन में आंशिक रूप से अगर मिल जाए, आयनीकृत हो जाए और कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करे तो क्या बोलेंगे उसको, कमजोर दुर्बल भस्म बोलेंगे। तो उदाहरण देखिए कुछ कोई, यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले थे भैया प्रबल होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बोले था प्रबल होता है। दुर्बल में कौन कौन होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहाँ पे है ना मैग्नीशियम, यहाँ पे देखिए इसको किस में इस्तेमाल करते पता है, इसको भी इसको पेट पे खत्म करने, पेट का जो अम्लता है दूर करने के एंटासिड में इस्तेमाल करते हैं इसको भी। अब देखिए आगे देखते हैं, और देखिए कैल्शियम OH2 का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या, ये तीनों क्या है,
दुर्बल भस्म है, ठीक है ना। आपको एग्जाम में ज्यादातर पूछेगा प्रबल दुर्बल, और थोड़ा फॉर्मूला इसलिए मैंने दे दिया, आपको कहीं जानना पड़े, इतना अच्छा ये वीडियो रहेगा आपके उपयोगी है। अगर ये नोट आप कर लिए तो बहुत ही। अब देखिए पीएच मान बहुत खेल रहे थे। पीएच मान क्या होता है? पीएच मान जो होता है ना, पीएच मान रहता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ठीक है ना। अब देखिए सोरेसन सोरेसन जो थे 1909 में ये स्केल का बताए थे, स्केल के बारे में, ठीक है ना। देखिए पीएच में होता है पोटेंज, मतलब पीएच में पी होता है पोटेंज मतलब शक्ति, मान विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति को निरूपित करता है। जो हाइड्रोजन आयन की शक्ति को निरूपित करता है, ठीक है ना। इसका आप देखिए यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है। देखिए जीरो से शुरू, पहले बोले क्या कहाँ से शुरू होता है पीएच मान, कहाँ शुरू होता है? 0 से 14, ठीक है ना। 0 से 14 तक होता है शुरू, ये याद रखिए पहला। आपको दूसरा याद क्या रखना है? बीच में होता है 7, तो ये होता है उदासीन, ठीक है ना। उदासीन होता है, ना अम्ल होता है ना क्षार होता है, ठीक है, बीज का अवस्था होता है। देखिए 7 से जो नीचे जाएंगे ना इधर, तो अम्लता बढ़ेगा। 6 अम्ल है, ठीक है ना। इससे ज्यादा अम्लता 5 में होगा, इससे ज्यादा होगा 4 में, इससे ज्यादा 3 में, इससे ज्यादा 2 में, उससे ज्यादा 1 में, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा होगा 0 में, ठीक है ना। इधर बढ़ेंगे 7 से आगे 14 तक, तो इधर अम्लता बढ़ेगा। 8 में अम्लता ज्यादा, उससे ज्यादा 9 में होगा, उससे ज्यादा 10 में होगा, बढ़ते बढ़ते 14 में सबसे ज्यादा अम्लता होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये कि अम्लता कैसे बढ़ता है, किधर घटता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सांद्र 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 है ना, जो सांद्र आपको सांद्र अतनु बताए थे पहला पार्ट में, तो वो पार्ट देख लीजिए तो आपको पता चला सांद्र अतनु क्या होता है। शांत और HCl में ज्यादा मात्रा में HCl हो तो उसका पीएच मान कितना है? 0 होता है। तनु अम्ल है तो उसमें 1 होता है। HCl जो होता है अमाशय रस में पेट में होता है, 1 से 3 पीएच मान इसका होता है, ठीक है, सब पीएच मान लिखा हुआ है। नींबू में होता है 2 से 2.5 तक, ठीक है ना। सिरका या शराब में होता है 3, बियर में होता है 4, टमाटर में 4.1 से 4.3 तक। पसीना जो हम लोग निकलता है, वो जो मेहनत करे उसका जो पसीना निकल रहा है वो कहाँ पे? 4.5 पे, 4.5 है। चाय या कॉफी में कितना होता है? 5 से 5.5 तक, ठीक है ना। अम्ल वर्षा ये इंपॉर्टेंट है, ताजमहल को भी इससे नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। अम्ल वर्षा होता है 5.6 से जब कम हो जाएगा ना तो होगा अम्ल वर्षा। पेशाब का होता है 6 याद रखिएगा, लेकिन आपको ज्यादा कहीं आपको ऑप्शन देखिए डिटेल में दे दिया, तो 6.5 से लेके 7.5 तक भी हो मिल सकता है, लेकिन 6 याद रखिए आप लोग। शाकाहारी जो होता है, जो गोश्त मांस मछली नहीं खाते, उस पौधे पे निर्भर रहते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है? 7.5 से लेके 8। और जो मांसाहारी खाते हैं वो 6.6 से लेके 6.5 तक रहता है। दूध में देखिए 6.5 याद रखिए आप लोग, दूध में, ठीक है ना, जो उदासीन से थोड़ा पीछे है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बताया था दूध में अम्ल के बारे में बताया था, लैक्टिक अम्ल थोड़ा पाया जाता है, ठीक है ना। इसलिए देखिए 6.4 से लेके 6.8 तक पाया जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना? 7 होता है। नमक का कितना होता है? 7 होता है। आंसू जो होता है, तो आंसू को कभी गिरता है तो आपको मुंह में लीजिए, आपको आंसू कड़वा ढक्का लगेगा, कड़वा लगेगा, इसमें 7.3 है। मतलब जब भी कड़वा लगे तो वो छाड़ है। खून को कभी चखे है? चखने वाला तो आपका होगा, खून चखने वाला। तो इस खून खून का जो होता है पीएच मान 7.4। अगर पूरा डिटेल में कभी पूछ दिया तो याद रखिए 7.35 से लेके 7.45 तक। पीत जो होता है ना, तो 7.5 से लेके 8.1 तक। चूना चूना जल 11, ठीक है ना। और सब बहुत चीज अभी आपको पता चलेगा। देखिए लाड़ जो है ना, मुंह में जो लाड़ होता है, खाने से पूर्व जो होता है 6.8 होता है, और खाने के बाद होता है 7.5 होता है। टूथपेस्ट क्या होता है? मुंह में अम्लता होता है, तो छाड़ करने के लिए 8 होता है इसका, ठीक है ना। ज्यादा देखिए 8 है, इससे ज्यादा होगा तो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है ना। समुद्र जल 8.2। बेकिंग सोडा, इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा का एक नाम क्या है? खाने का सोडा, खाने का सोडा,
इसका पीएच मान कितना है? 9। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले प्रबल अम्ल है NaOH है ना, 13-14 है पीएच मान। तो समझ रहे कितना खतरनाक है आपका। अब कृषि के लिए अच्छा मृदा जो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, क्योंकि उदासीन होगा तब ना सही रहेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं यहाँ पे। ये संकेतक जो है, संकेतक को क्या बोलते हैं जिससे पता चले अम्ल है या क्षार, ठीक है ना। यहाँ पे मैं देखिए ए को एसिड से बता रहे हैं, बी को बेस से, ठीक है ना। और देखिए यहाँ कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ कृत्रिम रूप से पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये दोनों रूप में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देखिए प्राकृतिक में लिटमस, दूसरा में हुआ हल्दी। हल्दी जो अम्ल होता है उस रंगहीन होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और बी जो है क्षार, क्षार लाल रंग का होता है। और तीसरा प्राकृतिक सूचक है लाल पत्ता गोभी। ए जो होता है पिंक और रेड, और बी जो होता है ग्रीन और येलो। चौथा होता है जैतून का तेल, ये भी प्राकृतिक है। पांचवा होता है गुड़हल। अब कृत्रिम में देखते हैं। मेथिल ऑरेंज जो होता है अम्ल होगा तो उसको लाल कर देगा, और अगर बेस होगा तो उसको पीला कर देगा। रेड ऑरेंज जो है अगर अम्ल है तो उसको पीला कर देगा, और ये है तो लाल उल्टा कर देगा, ठीक है ना। मेथिल ऑरेंज और रेड ऑरेंज में थोड़ा अंतर है, देखिए तो उल्टा और दोनों का अपोजिट हो जाता है। अब फेनॉल रेड जो होता है, पहला एसिड को क्या करता है? पीला कर देगा, बेस को क्या कर देगा? रेड कर देगा। इसी तरह है फेनॉल और रेड ऑरेंज सेम ही है, देखिए ना। तो इसको पीला कर देता है, इसको पीला कर देता है। फिनेफ्थेलीन जो है ए पर कोई प्रभाव नहीं होता है, एसिड पे कोई प्रभाव नहीं होता है। बी गुलाबी रंग का करते हैं, याद रखिएगा एसिड बेस पे कोई प्रभाव नहीं होता है। चाइना रोज जो होता है, चाइना रोज ए में डार्क पिंक होता है, मेजेंटा जिसको बोलते हैं। बी हो जाता है ग्रीन, ठीक है। देखिए आपको मैंने ये बता दिया। अब तीसरा इसका एक और पार्ट मिलेगा, 2 पार्ट में और बचा हुआ है। एक तीसरा पार्ट भी बनेगा, एक चौथा पार्ट। आपका प्रॉपरली पूरा वीडियो समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में मुझे बताएं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज देख रहे तीसरा पार्ट। अब 2 पार्ट मैंने इसका वीडियो बना दिया, बहुत ही अच्छा वीडियो, वो जाके देख लीजिए। तीसरा पार्ट है ये, देखिए। पहला अम्ल और क्षार का रासायनिक गुण, ठीक है ना, क्या होता है। प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार जो होता है कुछ कुछ गुण होता है, तो वो देखते हैं क्या होता है। प्याज जो है ना, या प्याज का जूस है, अगर उसमें ना क्षार मिलाएंगे तो क्या होगा? गंध समाप्त हो जाएगा। क्षार अगर आप मिलाएंगे तो क्या होगा? प्याज के जूस में तो गंध समाप्त हो जाएगा। अम्ल मिलाएंगे उसमें तो कोई प्रभाव नहीं होगा। वेनिला जो है उसको जब क्षार के साथ रखेंगे ना तो खराब हो जाएगा। जो अम्ल के साथ रखेंगे तो क्या होगा? अम्ल के साथ इसको जब रखेंगे ना तो क्या होगा? खराब नहीं होगा, ठीक है ना। अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो अम्ल प्लस धातु अभिक्रिया करता है तो लवण बनेगा, H2O बनेगा, और कौन गैस निकले? H2O गैस निकले, ठीक है ना इसमें से। अब देखिए क्षार जो है, आप देखिए क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया, जब क्षार का अभिक्रिया कराएंगे ना तो धातु है ना, नमक बनेगा, लवण बनेगा, जिसको सॉल्ट कहते हैं। इसमें भी H2O गैस निकले, ठीक है ना। कभी भी क्षार या अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो कौन गैस निकलेगा? H2O गैस निकलेगा। इसमें 2 खासियत है। पहला खासियत, सभी धातु अभिक्रिया नहीं करती है, क्षार के साथ सभी धातु अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है ना। जो अधिक अभिक्रियाशील है ना, जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा अधिक, वही क्या करेगा? इसके साथ क्रिया करेगा क्षार के साथ। अब देखिए यहाँ पे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अम्ल जब क्रिया करता है तो देखिए वो क्या क्या बनाता है? लवण बनाता है, CO2 बनाता है, H2O और पानी का निर्माण करता है। अब देखिए अम्ल और जब क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण बनाएगा और क्या बनाएगा? जल बनाएगा। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? उदासीनी अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए HCl और NaOH, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ये जो दोनों का नमक लवण बनाएगा NaCl और H2O बनाएगा। तो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है ये एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान देना है, एग्जाम्पल, ठीक है। और देखिए यहाँ पे
धातुई ऑक्साइड जो होता है, धातु का जो ऑक्साइड होता है क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। लेकिन तनु अम्ल से अभिक्रिया कर पानी और लवण बनाता है, ठीक है। अब देखिए, गैर धात्विक ऑक्साइड या अधातु ऑक्साइड जो होता है अम्लीय होता है। और कभी एग्जाम में पूछे कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है, और तनु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, पानी और लवण बनाता है। लेकिन जब बोलेगा गैर धात्विक ऑक्साइड या अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, ठीक है ना। इसको जब वो पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है, अम्ल प्रदान करता है और प्लस H+ आयन प्रदान करता है। अब देखिए, जलीय विलयन में अगर अम्ल पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ठीक ना, H3O+ बनाएगा। या दूसरा क्या बनाएगा, H+ हाइड्रोजन आयन बनाएगा। यही दोनों में इसको बनाएगा, ठीक है, जो पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो अब जब क्षार को पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो OH- ये करेगा, ठीक है ना, जलीय विलयन। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ खास है, लवण कैसे बनता है, अभी आपको बताए भी थे। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है लवण और जल बनता है, इसी को कहते हैं उदासीनी अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। अब बताए थे ये बताए थे, और HCl बताए थे, और NaOH बताए थे, ठीक है ना। NaCl जो ना क्रिस्टल रूप ले लेता है, मतलब कुछ थोड़ा ठोस रूप में आ जाता है, ठीक है, और H2O जल निकालता है। लवण के साथ उच्च क्वथनांक और गलनांक होता है। आपको सुने होंगे सेंधा नमक सुने हैं ना। अवसादी चट्टान जब लंबे समय तक जमा हो जाता है, समुद्र का पानी जब लंबे समय तक जमा हो जाता है अवसादी चट्टान में, तो वाष्पीकरण के बाद ना खनिज के साथ ठोस अवसाद जो बच जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं, सेंधा नमक कहते हैं। लवण 3 प्रकार का होता है, देखिए, एक उदासीनी लवण होता है, एक एसिटिक लवण होता है, और दूसरे होता है मतलब बेसिक जो होता है, बेसिक लवक, ठीक है ना। बेस जो होता है क्षारीय लवण, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो उदासीनी लवण कैसे बनता है, अगर दोनों स्ट्रांग हो तो उदासीनी लवण बनेगा, और दोनों वीक हो, एसिड और बेस दोनों वीक हो तो क्या बनेगा, उदासीनी लवण बनेगा। जिसमें देखिए, जो एसिटिक लवण बनेगा वो स्ट्रांग होना चाहिए एसिड, और वीक होना चाहिए बेस जो है ना, मतलब क्षार बेस होना चाहिए, ठीक है ना, वो मतलब वो वीक होना चाहिए तो बनेगा। अब बेसिक जो है, बेस जो बनेगा, बेसिक लवण जो एसिड वीक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, जो स्ट्रांग होगा ना उसका नाम आ जाता है, ये स्ट्रांग है, ये वीक है, तो ये स्ट्रांग दे देगा, तो ये बेसिक लवण होगा, ठीक है ना। अब देखिए, उदासीनी अभिक्रिया का कहीं कहीं प्रयोग होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ होता है, देखिए आप लोग दिखा देते हैं। देखिए, आप देखिए, पेट में अम्लता को कम करने या ठीक करने में होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं, मिल्क ऑफ क्या, मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं, जैसे MgOH2 है ना, OH क्या है, 2 है यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या है, क्षार है, पेट में अम्ल हो गया, उदासीनी करने के लिए क्या करेंगे, छाड़ देंगे तो पेट का ठीक हो जाएगा। अब दांत का जो क्षय होता है, ये भी होता है अम्ल के वार से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टूथपेस्ट लगाएंगे। टूथपेस्ट क्या होता है, मतलब क्षार होता है, तो क्या कर देगा, उदासीनी अभिकरण कर देगा, ठीक है, उदास उसको कर देगा। और मधुमक्खी, तितली त्वचा जब काटता है तो अम्ल छोड़ता है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करें, सोडियम बाइकार्बोनेट, 2 चीज करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट का इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। यार देखते हैं, अगर अम्लीय मृदा है तो ठीक को ठीक करने के क्या करेंगे, चूना का उपयोग करेंगे। अगर क्षारीय मृदा है, अम्लीय है, तो अब क्षारीय मृदा को दूर करने क्या, बर्मी कंपोस्ट का उपयोग करेंगे। अब देखिए, एक पौधा होता है नेटल का पौधा, नेटल का पौधा जो होता है ना, कांटे लगने से शरीर में अम्ल छोड़ता है, क्या छोड़ता है, अम्ल छोड़ता है। इसके बाद जो मतलब अम्ल छोड़ता है तो थोड़ा दर्द उर्द होता है, तो क्या कहता है, डॉग प्लांट का एक पौधा है जो क्षारीय इसका पत्ती होता है, इसको अगर लगाएंगे ना वहाँ पे तो देखे होंगे बुढ़िया दादी सब क्या करती है, लगा देती है, उससे क्या होता है, ये दर्द खत्म हो जाता है। लवण के क्रिस्टल क्या होता है, लवण के क्रिस्टल कैसे बनता है, मतलब ठोस रूप में कैसे ये आता है, तो वो है, यहाँ जल
प्लस लवण, ठीक है ना, एक साथ मौजूद होता है। कभी देखिए नमक, और नमक जो है समुद्र जल है यहाँ पे, तो नमक इसको एक गड्ढा होता है वहाँ रख दिया जाता है, तो पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर चल जाता है, उसके बाद क्या होता है, तब नमक प्राप्त होता है। इसलिए बोल रहा है जल और लवण जो एक साथ होता है, एक साथ मौजूद होता है, हाइड्रेटेड लवण कहलाता है, ठीक है ना। हाइड्रेटेड लवण कहलाता है। जल जब होता है तो हाइड्रेटेड लवण बोलते हैं। सो जब गर्म करते हैं तो जल बाहर निकल जाता है, गर्म बाहर कर देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, एनहाइड्रोज कहते हैं, ठीक है ना, एनहाइड्रोज कहलाता है। अरे इसमें कुछ उदाहरण देंगे तो क्रिस्टल का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए ये कॉन्सेप्ट से। कॉपर सल्फेट जो है Cu या यू है, CuSO4 है ना, CuSO4 के लिए याद कीजिए, इंटू 5H2 याद कीजिए, ठीक है ना। इसको देखिए बनाने के, ये भी क्रिस्टल संरचना पाने के, इसमें क्रिस्टल संरचना पाने के क्या करते हैं, कुल 5 पानी के अणु है ना, यहाँ पानी का अणु कितना है, 5 है, यहाँ आपको दिख रहा होगा कितना अणु है, 5 अणु है, ठीक है। तो गर्म करते हैं, जब गर्म करेंगे तो सफेद हो जाता है, कैसा हो जाता है, सफेद हो जाता है। जो एनहाइड्रस सॉल्ट को नमी में रखा जाता है, देखिए जो जिसको छोड़ देंगे गर्म करेंगे तो सफेद रंग का हो जाएगा, उसको जो एनहाइड्रेट जो है ना सॉल्ट को क्या करेंगे, जो एनहाइड्रेट हो गया उसको नमी में रख देंगे, जहाँ थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा जहाँ पानी टाइप का हो तो वहां रख देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, पुनः ये पानी को शोषण कर लेगा और वास्तविक रंग नीले रंग का हो जाए, देखिए इसलिए बोलते हैं नीला थोता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीला थोता, नीला थोता भी आप जानते हैं। कॉपर सल्फेट को नीला थोता भी बोलते हैं, आप लोग पता ही होगा। अब देखिए दूसरा है, देखिए सोडियम कार्बोनेट भी इसमें भी पाया जाता है, क्रिस्टलीय संरचना वैसे ही पाया जाता है, जैसे पानी को छोड़ दिया जाता है थोड़ा देर के लिए, फिर वाष्पीकृत हो जाता है और फिर उसको उसको थोड़ा पानी के फिर अवशोषण कर लेता है, तो इसी तरह भी प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, HNA2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह ये भी है, CaSO4 इंटू H2 1/2H2O, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बोलते हैं इसी को बोलते हैं। और एक आखिरी बच गया है, CaSO4 इंटू 2H2, देखिए यहाँ इंटू है, यहाँ याद इंटू है, ठीक है ना। तो जिप्सम सॉल्ट क्रिस्टल बनाता है, ये भी क्रिस्टल उसी तरह पाया जाता है, जैसे इस प्रक्रिया बताया ना, जैसे कैसा प्रक्रिया बताया था अभी यहाँ पे आपको, देखिए यहाँ पे क्रिस्टल संरचना पाने के लिए क्या करे थे, कुल 5 में पानी के अणु था, जो गर्म करके क्या सफेद रंग का हो जाता है, ठीक है। सफेद रंग का जो हो जाएगा ना, तो एनहाइड्रस सॉल्ट को पानी में रखा जाता है। एनहाइड्रेट सॉल्ट को क्या करेंगे, जो उसमें सफेद रंग पानी रखेंगे तो पुनः पानी अवशोषण करके वास्तविक रंग नीला हो जाता है, इसी टाइप का हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं। ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है, आपको पार्ट 4 में इससे भी बढ़िया मिलेगा, जो छूट गया है आपको लगभग खत्म हो चुका है 80%, 20% बचा जो वीविया है, तो वो आपको मैं ये जैसे ही मतलब ये वीडियो खत्म हुआ, आज कल परसों तक में आपको वीडियो मिल जाएगा। मिलते एक नई वीडियो में। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपने अगर तक 3 पार्ट तक वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वो देख ली, तब आपको समझ आएगा। ये देखिए मैं यहाँ पे कुछ लवण के बारे में बताने वाला, जिसको सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। इसको जानने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आखिरी में जो वीडियो है ना, 3 वीडियो है, तो उसको देख लीजिए, बहुत अच्छा समझ आएगा। लास्ट में जो मैं बताऊंगा ना, लवण के प्रकार, ये सब आप देख के मजा आ जाएगा। देखिएगा, बोलेगा ऐसा कुछ कहीं नहीं पढ़े तो बहुत जगह होंगे, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दिए होंगे, ठीक है ना। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ लवण है तो नमक, नमक जो बनता है, तो मैंने पुराना वीडियो में बताया था आपको, जब अम्ल, यहाँ पे लिखते रुकिए, अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करती है, दोनों अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके फलस्वरूप क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है, तब प्राप्त होता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या इसमें बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड होता है साधारण नमक, जिसको बोलते हैं NaCl बोलते हैं, ठीक है ना। जो देश में हम लोग उत्पादन करते हैं ना, 90 से 95% यही रहता है। बोलिए सब ज्यादा उपयोग कौन होता है, तो ये बता कैसे बनता है। देखिए ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसको HCl बोलते हैं, ये अम्ल हुआ, ये क्या हुआ, भस्म हुआ। ये दोनों जो
अभिक्रिया फलस्वरूप ना NaCl प्लस H2O बनता है, ठीक है ना, जल बनता है। साधारण नमक में ना KI03 या KI पोटेशियम की मात्रा मिलाकर जो है ना आयोडीनिक युक्त करते हैं ना, आयोडीन युक्त करते हैं, ठीक है ना। आयोडीन देखिए यहाँ उसको पोटेशियम मिला दिया तो आयोडीन युक्त हो जाएगा, तो इस पे ध्यान देना है। देखिए सोडियम क्लोराइड जो नमक का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, साबुन बनाने में, आहार में, है ना, आहार में भी करते हैं और अचार परिरक्षण में भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है ना, NaOH क्या होता है, देखिए इसको एक और नाम बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं हम लोग, कास्टिक सोडा। देखिए इसको जो जो विधि से इसको बनाते हैं उसका नाम क्या है, क्लोर एल्कली विधि, है ना, क्लोर एल्कली विधि से बनाते हैं। बोलिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, बोलिएगा क्लोर एल्कली विधि। देखिए जब NaCl है, सोडियम क्लोराइड, तो संतृप्त जल है, संतृप्त जल है ना, पूरा पानी भरा हुआ है, तो विलयन में विद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है ना, मेरा करंट पास होगा, तो एक प्लस हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। कैथोड पर Na धातु में परिणित हो जाता है, तो ना एल्कली प्राप्त होता है, ठीक है ना। आपको एल्कली बताए थे क्या है, जो पानी में नहीं घुले, ठीक है ना। देखिए NaCl धातु परिणित होकर हो जाता है, उसका एल्कली प्राप्त होता है। Cl जो है क्लोरीन ऑक्सीकृत होकर एनोड पर Cl2 गैस देता है, ठीक है ना। आप इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, साबुन बनाने में, अपमार्जक डिटर्जेंट में, कागज उद्योग में और प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में करते हैं। अब देखिए सोडियम जो है, सोडियम धातु से जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, NaOH, ठीक है ना, बनाता है, याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं, अगर ये एनोड पे रहेगा 2Cl रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एनोड पे करेंगे तो Cl2 प्लस 2E हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखिए, बस इसको गौर नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, कभी कहीं खुद पूछ दिया तो। कैथोड पर 2Na प्लस 2H2O क्या बन जाएगा, उसके फलस्वरूप कैथोड पे करेंगे तो 2NaOH प्लस H2O, ठीक है ना। तो इससे हम क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए इसमें जो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं तो बता दिए आपको, ठीक है ना। अब देखिए कुछ कुछ गैस है, देखिए यहाँ पे देखिए, पहले हम बताते हैं हाइड्रोजन गैस के बारे में। हाइड्रोजन गैस जो है ना इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस का उपयोग, ठीक है ना, देखिए वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर कर हम क्या बनाते हैं, वनस्पति घी बनाते हैं। वनस्पति तेल का है ना, उसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोजनीकरण करके क्या करते हैं, वनस्पति घी बना लेते, ठीक है ना। घी, सॉरी हम तेल बोले थे तो उसके लिए खेद है। अब देखिए हेबर विधि द्वारा ना, हेबर विधि जो है अमोनिया बना लेते, ठीक है। अब देखिए आप क्लोरीन गैस है, जहां भी आपको क्लोरीन गैस दिख जाए समझ जाइएगा कि वहां पे साफ सुथरा कर सकता हो गैस, ठीक है ना। अभी आगे पता चल जाएगा आपको। क्लोरीन गैस है ना, क्लोरीन गैस क्या करता है, कपड़ा कागज विरंजित करने, विरंजित मतलब ब्लीचिंग करने में, साफ करने के लिए इसको काम करते हैं, विरंजक चून की तरह ना, ब्लीचिंग करने के लिए, ठीक है। आज देखिए इसमें क्या है, कीटाणुनाशक जो होता है के कारण जो पेयजल में जो अशुद्धि हो जाता है, वो शुद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। अब तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का शुरुआत में आपको बताया, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, सोडियम या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको खाने का सोडा होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे है NaHCO3, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट। अब देखो इसको जो बनाते हैं ना, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त करते हैं अमोनिया सोडा विधि से, ठीक है ना, सोडा विधि से प्राप्त करते हैं। एक विधि इसका नाम और भी है, साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। ये विधि क्या है, अमोनिया सोडा विधि, तो वो जानेंगे अभी। देखिए अमोनिया गैस से संतृप्त हाइड्रोक्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन, जो ब्राइन बोलते हैं, में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित होने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, ठीक है ना। देखिए NaCl है, सोडियम क्लोराइड, H2O है, जल हाइड्रो, और CO2 है, और ये क्या है, अमोनिया,
ठीक है ना। ये सब मिलके क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है, दूसरा क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे प्राप्त होता है, ठीक है ना। देखिए अमोनियम क्लोराइड ये है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जलीय विलयन क्षारीय पीएच मान कितना था, 7 होता है, 7 से अधिक होता है। जब क्षारीय है तो पीएच मान कितना होगा, 7 से अधिक होगा इसका। इसमें कुछ कुछ उदाहरण देखिए, कौन गैस निकलता है, ये है, ये है, और देखिए NaHCO3 प्लस HCl में बनता है क्या, NaCl बनता है, और कौन गैस निकलता है, CO2 गैस निकलता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये उदासीन कर देता है, गैस निकलता है O2 ही पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब जब सोडियम बाइकार्बोनेट को फिर इसको जो दो सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर आप वो कीजिए, क्या बोलते हैं, गर्म करेंगे, तो क्या मिलेगा, ये अम्ल उदासीन बना देता है, ठीक है ना। ये अम्ल क्या बनता है, Na2CO3, ठीक है ना। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट बना देता है, H2O, ठीक है, CO2 बना देता है, समझ गए ना। तो जब गर्म करेंगे, खाने का सोडा का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए पहला इस्तेमाल करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में, देखिए खाने का सोडा पर टार्ट्रिक अम्ल लेंगे तो बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे है सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ है H प्लस टार्ट्रिक अम्ल से प्राप्त होता है, जो टार्ट्रिक अम्ल इसको बाद में करके H प्लस प्राप्त हो जाता है। एग्जाम पूछ सकता है H प्लस किससे प्राप्त होता है, बेकिंग पाउडर में, तो मिलेगा टार्ट्रिक अम्ल से, ठीक है ना। ये उदासीनीकरण कर देता है, नहीं तो स्वाद कड़वा हो जाएगा। अगर ये नहीं करेगा ना तो स्वाद कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा। और जो CO2 गैस जो इसमें निकलता है ना उत्पाद के रूप में, तो पान रोटी स्पंजी मुलायम कर देता है, ठीक है। और H2O निकलता है, सोडियम टार्ट्रिक निकलता है इसमें, सोडियम टार्ट्रिक अम्ल को सोडियम लवण कहते हैं। हाँ देखिए इसका उपयोग कहाँ का है, पेट की अम्लता दूर करने में, एंटासिड करने में, ठीक है ना, इनो लवण में, ठीक है ना। ये सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सिट्रिक अम्ल मिलाएंगे, सिट्रिक अम्ल, और पता खट्टा सामान में होता है सिट्रिक अम्ल, ये दोनों मिलाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इनो बन जाएगा। अब देखिए खस्ता व्यंजन में, खाने जल पकने में भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए जब अग्निशामक यंत्र देखिए है, अग्निशामक यंत्र वो होता है जब आग लग जाता है उसको, उसमें एक होता है तो वो एक मशीन जैसे सिलेंडर टाइप का होता है, तो वो हुआ, ठीक ना, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ना सल्फ्यूरिक H2SO4 और सोडियम बाइकार्बोनेट वायुमंडल के संपर्क में आके CO2 गैस बनाता है और आग को क्या करता है, बुझा देता है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल मिला तो यहाँ क्या बना, Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस जो गैस निकलेगा 2CO2, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा प्राप्त करते हैं, यही बोल रहा है, ठीक है ना यहाँ पे। अब देखिए गुण क्या होता है, जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करे इससे, तो देखिए अब यहाँ पे वो अलग हो गया, वो ये अलग है, सोडियम कार्बोनेट यहाँ से स्टार्ट है अलग, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट देखिए इसको बोलते हैं धोने का सोडा, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है ना। इसको जो हम प्राप्त करते हैं जलीय विलयन का क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है ना, जलीय विलयन क्षारीय था। अम्ल से उदासीन करके कौन गैस निकालता है, ये भी पूछेगा कौन गैस निकालता है, तो लिखा CO2, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको गर्म किए तो क्या बना, आंध्र प्राप्त हुआ, Na2CO3 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो सोडा एस कहते, क्या होते हैं, सोडा एस कहते हैं, 10 जल प्राप्त होता है। कहीं भी एग्जाम पूछता है उत्फूलन क्या होता है, ठीक है ना। जैसे ये हुआ आपको, सोडियम कार्बोनेट को हवा में खुला छोड़ देने पे रवाकरण के जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बनाते हैं, जिसको कहते हैं उत्फुल्लन कहलाता है। देखिए अगर आपको सोडियम कार्बोनेट को आप छोड़ दीजिए हवा में थोड़ा देर, तो रवा में ठोस आकृति की जो झड़ लेगा तो उसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ हम Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 और ये क्या प्राप्त कर दिया, इसी को हम दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए अगर हम इसको अभिक्रिया कराए, किसका नाम है, सोडियम कार्बोनेट H2O और CO2 कराए अभिक्रिया, तो क्या प्राप्त होगा, फिर से हम सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त कर सकते हैं। धोने का सोडा का इस्तेमाल क्या है, धोने का समझ गए, धोने के लिए होता है, कपड़ा आदि धोने के लिए प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कागज साबुन आदि को उत्पादन में, जल के अस्थायी खारापन को दूर करने में किसका उपयोग करते हैं,
सोडियम बाइकार्बोनेट। खारे जल में ना, देखिए खारा जल में क्या होता है, खारा जल में ना Ca जो कैल्शियम 2+ होता है, ठीक है ना, और Mg जो होता है 2+ आयन होता है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने में उपस्थित Ca2+ हो जाता है प्लस, एवं Mg2+ जो है आयन क्रमशः किसमें रहता है, CaCO3 प्लस MgCO3 में बनकर टूट जाता है, ठीक है ना। अब देखिए विरंजक चूर्ण क्या होता है, विरंजक चूर्ण का होता है CaOCl और फिर लिखिए Cl, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला विरंजक चूर्ण का है। अब यहाँ पे देखिए CaOH2 सूक्ष्म बुझा हुआ चूने को, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना है ना जो, इसका फॉर्मूला यहाँ पे है, जिसमें अगर 40 डिग्री तक तप्त कर दे, गर्म करने के बाद में क्या ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हमको विरंजक चूर्ण का प्राप्त होता है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला है, इससे जो प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। इससे क्लोरीन की गंध निकलती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है तो उसको देखना है। आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड, आर्द्र जो होता है तो गीला टाइप का, आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव। ब्लीचिंग पाउडर अत्यंत अस्थायी यौगिक है तथा वायुमंडल से CO2 और आर्द्रता ग्रहण कर क्लोरीन गैस देता है, ठीक है ना। यहाँ पे है इसका फॉर्मूला है कि क्या इसका गुण क्या है, कीटनाशु नाशक के रूप में व्यवहार करता है। जल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, विलयन में यह अपघटित होकर कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड देता है, ठीक है ना। ये क्या देता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड देता है। तो ये दूसरा गुण हो गया। और तीसरा अम्ल पे प्रभाव, अगर तनु HCl अभिक्रिया करके क्या Cl2 देता है, ठीक है ना, क्लोरीन गैस देता है। बहुत फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला खाली आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तब फॉर्मूला पूछता नहीं एग्जाम में, अपना लोग का एग्जाम में, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा देखते रहिए किससे बना है, ठीक ना। कपड़ा कागज विरंजित करता है और क्लोरीन कर देता है, ठीक है, इसलिए। और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, क्लोरीन में का इस्तेमाल होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इस्तेमाल होता है। एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते, ठीक है ना। CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है ना, या CaSO4 हाफ H2O, ठीक है ना। इसको जिप्सम जो है, जिप्सम देखिए यहाँ पे जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O को तीव्रता से गर्म करने पर पूर्ण रूप से निर्जलीकरण होकर कैल्शियम सल्फेट बनाता है, ठीक है। CaSO4 इंटू ये जो फॉर्मूला है इसका जो प्राप्त होता है तो वो बता रहे हैं, ठीक है ना, उभयगामी नहीं होता है। जल द्वारा CaSO4 जिप्सम में परिणतित नहीं होता, ठीक है ना, ये जो बताया इसमें वही है। अब देखिए यही चीज है जो अगर इसको 120 डिग्री पे लेंगे तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे है ना, अगर ये है जिप्सम है, ठीक है। अगर जिप्सम को अगर हम क्या करें, अगर जिप्सम ले तो अगर 120 डिग्री पे रखे तो क्या प्राप्त, प्लास्टिक ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्लास्टिक ऑफ पेरिस में जल को मिलाने के फलस्वरूप मिश्रण तप्त होकर जिप्सम में परिणत हो जाता है। इस प्रक्रिया में जमकर ठोस बना देता है, ठीक है। और यही से बहुत फॉर्मूला है, तो इसे देखते रहिएगा। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में, ठीक है ना। मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया कि अगर कहीं आपको फॉर्मूला देखने का शौक है तो देख लीजिएगा। अब देखिए रवाकरण के जल, लवण जिनमें रवाकरण के जल होते हैं जलयोजित लवण कहलाते हैं, जिसमें जिस जल में थोड़ा ठोस टाइप का होगा तो इसको क्या कहते हैं, जलयोजित कहेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट कहेंगे, ठीक है। तूतिया, धोने का सोडा, जिप्सम, ठीक है। जिन लवणों में रवाकरण के जल नहीं होता, जिसमें जल नहीं पाया जाएगा, जैसे रवा में तो क्या होता है, अनार्द्र लवण पाया जाता है, हाइड्रोस साल्ट कहलाते हैं। जलयोजित लवण को गर्म करेंगे तो क्या बना, रवा के जल खोकर
अनार्द्र लवण प्राप्त हो जाता है। देखिए अगर हमको इसको इसमें बदलना है तो क्या करेंगे, इसको गर्म कर देंगे, खत्म हो जाए पानी, ठीक है ना। जो कॉपर सल्फेट है इसको गर्म करने पे क्या अनार्द्र कॉपर सल्फेट मिल जाएगा, जो उजला रंग का होता है। कॉपर सल्फेट ओरिजिनल क्या होता है, नीला रंग का होता है, और उसको अगर उसको गर्म कर देंगे तो पानी था उसमें, पानी खत्म हो गया तो अनार्द्र हो जाएगा, तो उजला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए धोने का सोडा है, ठीक है ना, धोने का सोडा है, इसको गर्म करेंगे Na2CO3 बन जाएगा, ठीक है ना। अनार्द्र सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। अन्य इसी प्रकार इसको भी करेंगे तो इसे बन जाएगा। और यहाँ जिप्सम को अगर गर्म करेंगे 120 डिग्री पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा, तो आपको बताया थोड़ा पहले। लवणों को वायु में खुला छोड़ने पर ये वायु के से जलवाष्प को अवशोषित कर पसीजने लगते हैं, ठीक है ना। उसको पानी में छोड़ देंगे तो थोड़ा वायुमंडल में पानी ले लेगा। इसको क्या बोलते हैं, इस लवण को प्रस्वेद लवण कहते हैं, ठीक है ना। अनार्द्र कैल्शियम क्लोराइड इस प्रकार उदाहरण है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ ना, आपने देखा होगा ऐसा। सभी अम्ल भस्म लवण के जलीय विलयन विद्युत विद्युत संचालन करते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम विद्युत अपघट्य कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, जब अम्ल भस्म क्षार जो जलीय विलयन क्या हो उसमें विद्युत पास हो जाए तो क्या कहेंगे उसको, विद्युत संचालन, मतलब विद्युत अपघट्य कहते हैं। वैसे वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन, जल मतलब पानी में डालने पर जलीय विलयन में विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, ठीक है ना, नहीं करते हैं, वे जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते, उसको क्या कहते हैं, विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला अल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया, इसमें विद्युत संचालन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होता है जल में घुलकर कोई आयन प्रदान क्यों नहीं करता है, ठीक है, क्यों नहीं करता है मैं बताता हूँ, इसमें लिख दिए मैं। जल द्वारा विद्युत अपघट्य आयन मतलब इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें आयन नहीं होता, ठीक है, आयन प्रदान नहीं करता है, ठीक है। आयन प्रदान नहीं करता मतलब प्लस या माइनस कोई ऐसा प्रदान नहीं करता जिससे कि करंट पास हो। देखिए हम नोट, जल के द्वारा विद्युत अपघट्य का आयनों में विघटन होने की क्रिया को आयनन कहते हैं, आयनोजाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। आयनन तनुओं के साथ सॉरी विलयन जितना ही तनु होगा आयन की मात्रा उतना ही अधिक होगी। देखिए जो विलयन है ना, विलयन जितना अधिक तनु होगा, तनु हम बताए थे अम्ल की मात्रा कम होती है, ठीक है ना, सांद्र तनु बताए थे, इसमें ना ज्यादा आयन प्रदान होगा तो ज्यादा करंट पास होगा, समझे ना, जितना आयन ज्यादा उतना करंट पास। अब देखिए लवण के प्रकार बता रहे हैं, इसी के लिए आपको बोले थे। देखिए लवण के प्रकार, अम्ल और भस्म भी किया करता है, लवण प्लस जल बनता है, आपको पता है, ठीक है ना। लवण के दो मूलक होते हैं, भास्मिक मूलक होता है, अम्लीय मूलक, ठीक है ना। जो धन आवेशित हो जाए तो उसको बोले अम्लीय भास्मिक मूलक, और जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर ऋण आवेशित हो जाए उसको क्या बोलेंगे, अम्लीय मूलक। जैसे Cl माइनस होता है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड को एक प्लस हो जाता है, एक क्या माइनस हो जाता है। लवणों का वर्गीकरण, एक समान लवण होता है, वैसे लवण जिनका विस्थापनशील हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होता है, इसका हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होता है, जो NaCl KCl N2SO4 और जितना है ना, जितना लवण है तो उसको ध्यान देख लीजिएगा, उसको ध्यान देख लीजिए, समझे ना, इसको ध्यान देख लीजिएगा। अब तीसरा अम्लीय लवण क्या होता है, किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील, किसी अणु के उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु को धातु द्वारा अंशतः विस्थापित कर देता है ना, तो करने के फलस्वरूप कौन बनता है, अम्लीय बनता है, ठीक है ना। अम्लीय लवण दूसरे शब्दों में भी है, मतलब इसको आसान तरीका से समझने के, वे लवण जो किसी भी भस्म द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते, जिन्हें क्या कहते हैं, अम्लीय लवण। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे दिए, ठीक है ना, तो आप इसको उदाहरण देख लीजिएगा। अब देखिए भास्मिक लवण क्या था, वैसे भस्म जिनके अणु में एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, अम्लों द्वारा आंशिक रूप से उदासीनी होकर क्या बोलते हैं, भास्मिक लवण बना देते हैं। इसका मैं यहाँ फॉर्मूला बता दिया हूँ। देखिए इसमें जो होता है ना, ये जो है
इसको क्या करेगा, जो दो है ना यहाँ पे जो मैंने बताया था, ये अधिक हाइड्रोक्सिल समूह को हटा देता है। देखिए जैसे है में उपस्थित दो हाइड्रोक्सिल समूह में एक हाइड्रोक्सिल समूह नाइट्रिक अम्ल द्वारा आंशिक रूप से उदासीनीकरण होकर भास्मिक लेड नाइट्रेट बना देते हैं, नाइट्रेट बना देते हैं। अब देखिए लवण के पीएच मान कैसे पता चलेंगे। प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म हो, लवण का जलीय विलयन क्या उदासीन होगा, ठीक है ना। पीएच मान 7 होगा। इसमें कुछ है, ये है NaCl है, KNO3 है, Na2SO4 है, ये है। अब देखिए यहाँ प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म, तो प्रबल वाला ज्यादा इस पे कार्य करेगा तो ये अम्लीय होगा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला है, इसमें कुछ कुछ है जो आपको याद करना है। NH4Cl FeCl3 CuSO4 एल्यूमिनियम AlCl2। पीएच मान क्या 7 से कम होगा, अम्लीय 7 से कम होगा। देखिए दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म, प्रबल है तो प्रबल होगा तो क्या लवणों का जलीय विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा, 7 से ज्यादा पीएच मान। यहाँ पे देखिए Na2CO3 NHCO3 और CH3COO NaCN, ठीक है ना, ये सब है। तो आप देखिए फॉर्मूला को आपको थोड़ा ध्यान देना, लेकिन आपको जो मैंने बताया तो उसको ज्यादा ध्यान देना। फॉर्मूला आपको मन करे तो देख लीजिएगा, वही चीज जो मैं बताया ना उसी का फॉर्मूला है, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्रॉपर वीडियो खत्म हो जाएगा, आप प्रीवियस ईयर देखिए, वो क्वेश्चन कितना बनता है वो चेक कर लीजिए। मिलते एक नई वीडियो।